हेडिंग डाल लो, हिस्ट्री ऑप्शनल, इतिहास ऑप्शनल पेपर क्लास 1। तो सबसे पहले तो अपन आज एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे, क्योंकि बाकी पूरा इतिहास पढ़ने से पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है, इतिहास क्या है। ओके, तो जब भी आप ये ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आपकी एक जिम्मेदारी रहेगी कि पहले मैं सिलेबस देख लूँ। जो भी ऑप्शनल आप लो अपने हिसाब से, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ता है कि क्या मैं उस सिलेबस के हिसाब से जा सकता हूँ या नहीं, क्या ये सिलेबस मेरे लिए ठीक है या नहीं, वो देखना ज़रूरी होता है। और जब सिलेबस देख लिया हो और जब फाइनल कर रहे हो कि नहीं मुझे हिस्ट्री ही लेना है, तो उसके बाद का अगला स्टेप आपका रहेगा कि पिछले 5 से 6 साल के जितने भी पेपर हों ऑप्शनल के, उसको आप देख लो अच्छे से, वो फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब चलो देखते हैं इतिहास लेकर के क्या होता है, वैसे सिलेक्ट नहीं होता है ये इतिहास। सबसे पहले आपको उसको बेस बनाना पड़ता है पूरा का पूरा। ओके, ताकि आपको एक कैपेसिटी आ जाए। आप अगर पिछले 6 साल के पेपर देख लोगे, आप सिलेबस देख लोगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यार ये अपने लायक बना है या नहीं बना है। ओके, क्योंकि बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो टॉपर होते हैं, कुछ पिछले साल का अगर एक टॉपर देख लो तो उसने भी सबसे पहले एक मैथ्स लिया था, मैथ्स ऑप्शनल में लिया था, क्लियर कर लिया, बट उसके बाद में रैंक अच्छी नहीं बनी तो फिर से एग्ज़ाम दी अगले साल। फिर उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, उसमें भी अच्छी रैंक नहीं बनी, फिर उसने जाके इतिहास लिया, उसमें अच्छी रैंक बन गई उसकी। तो ये इतिहास का कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, पर वो सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है कि क्या हो सकता है। अब यूपीएससी की अपन बात कर लें तो 2-4 चीज़ें ये रहती है कि आजकल, पहले क्या होता था, आज से 10-20 साल पहले पंचवर्षीय योजना बोलते थे इसको, कि अगर यूपीएससी ले रहे हो और परिवार वालों को पता है, दोस्तों को पता है, तो वो बोल देते थे कि ये तो पूरी पंचवर्षीय योजना है, आपको खूब पढ़ना पड़ेगा और 5 साल बाद जाके कुछ हो पाएगा। पर अब क्योंकि बच्चों को एग्जाम की ट्रिक्स पता लगने लगी हैं और उसका नेचर समझ में आने लगा है ना, तो लोग बहुत बड़े तेज हो रहे हैं और शायद पहले ही अटेम्प्ट में कई लोग ऐसे सिलेक्ट हो भी जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेम्प्ट लगते हैं और मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट लगते हैं और व्यक्ति सिलेक्ट हो ही जाता है हर हाल में। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें रहेंगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रकृति क्या है इस इतिहास की, वो समझना है। ओके, अब उसमें भी एक और समस्या ये रहती है कि इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो जो टीचर पढ़ाता है केवल उतना ही पढ़ लेते हैं, या जितना किताब में लिखा उतना ही पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा घर पे जाके होमवर्क करना भी ज़रूरी है, 2-4 पॉइंट्स अपने हिसाब से खुद खींच कर लाना इंटरनेट से या किसी बुक से, वो ज़रूरी होता है। वो आपका होमवर्क हमेशा के लिए ही रहेगा, तो ध्यान रखना। और जो सीनियर लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमने यूपीएससी कई बार दे रखी है तो ये 4 किताबें पढ़ लो और ये पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है, उससे कुछ भी नहीं होता है, वो सब बकवास बातें होती हैं। तो सबसे पहली हेडिंग लिख लीजिए आप, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, इस विषय का की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, इतिहास की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, इतिहास की प्रकृति। तो क्या होता है इसकी प्रकृति, इतिहास क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं इतिहास क्या होता है तो आप क्या जवाब दोगे? क्या होता है इतिहास? ये तो बिल्कुल प्लेन हो गया, ये तो हर कोई जवाब दे सकता है कि जो भी भूतकाल में पिछली घटना घटी वो इतिहास हो गया। ऐसा नहीं होता है, मैंने कल खाना खाया और मैं सो गया, वो इतिहास हो गया क्या? वो नहीं होगा इतिहास। तो आम भाषा में आपने सही बोला कि हाँ, जो पिछली घटनाएं हैं भूतकाल की, उसको इतिहास बोलते हैं, लेकिन ये काफ़ी इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, ऐसी घटनाएं जो शायद समाज को बनाने के लिए ज़रूरी रहीं, उनको हम इतिहास बोल सकते हैं। तो उस इतिहास में क्या, उसमें भी अभी डेफिनेशन पता नहीं लगी कि इतिहास क्या होता है। नॉर्मली आप एनसीईआरटी पढ़ने वाले से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि इतिहास तो सर 3 स्टेप में होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और भविष्य का ये जो है रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री उसको बोल देते हैं, एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। हम पढ़ने वाले हैं इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जिनकी वजह से आज हम हैं और आज हम बने हैं और आज दुनिया जो है वो बनी है। क्योंकि क्या होता है, इतिहास क्या होता है ये ढूंढने के चक्कर में कुछ लोग अपना पूरा जीवन ही निकाल देते हैं कि इतिहास क्या है करके। 2-3 नाम उनके लिख लो जिन्होंने ऐसा किया है, अपना पूरा जीवन सिर्फ इसमें निकाल दिया कि इतिहास होता क्या है। उसमें पहला नाम आता है आरजी कॉलिंगवुड, और दूसरा नाम आता है कीथ जेंकिंस, आरजी कॉलिंगवुड और कीथ जेंकिंस।
इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, बट आरजी कॉलिंगवुड और कीथ जेंकिंस प्रमुख नामों में से एक होते हैं। ओके, बट इसके बाद में एक लाइन भी लिख लेना, हिस्ट्री कीप्स चेंजिंग इटसेल्फ। समय के साथ इतिहास अपना अर्थ बदलता है। हिस्ट्री कीप्स चेंजिंग मीनिंग इटसेल्फ विथ टाइम। इतिहास समय के साथ अपना अर्थ बदलता रहता है। अब सिलेबस के बारे में बता देता हूं मैं आपको। यूपीएससी में 2 टाइप के ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 रहेगा और फिर ऑप्शनल पेपर 2 रहेगा। बिल्कुल याद रखना कि ऑप्शनल पेपर 1 में जो सिलेबस आता है वो रहता है एंशियंट और मिडिवियल इंडिया का, यानी प्राचीन और मध्यकालीन भारत का। और ऑप्शनल 2 की अगर अपन बात करें तो ऑप्शनल 2 रहेगा मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। तो पेपर 1 में आपसे प्राचीन और मध्यकालीन पूछ लेंगे और पेपर 2 में आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व का इतिहास पूछेंगे। ओके, कुछ भी बुक्स भी मिलती है मार्केट में, 2-1 बुक्स बड़ी जरूरी होती हैं, पर उन बुक्स का पूरा सार मैं आपको समझा दूंगा। वो 2 बुक के भी नाम लिख लो, राइटर्स कौन कौन है। एक राइटर का नाम है उपेंद्र सिंह और दूसरे हैं JN मेहता। उपेंद्र सिंह और JN मेहता, बहुत सारे राइटर्स हैं, ये 2 एक रेलेवेंट राइटर्स हैं जिनकी बुक्स लोग प्रेफर करते हैं इतिहास क्या होता है उसको समझने के लिए और उसको पढ़ने के लिए। ओके, पर इतना क्लियर रखना कि जो भी आप पढ़ते हैं वो इतिहास नहीं होता है। अगर आपने किसी एक लेखक की पुस्तक खरीद ली और सोचा कि इसने तो इतिहास के बारे में लिखा है तो यही इतिहास होगा या है, ऐसा नहीं होता है। तो इतिहास तो उस बुक में होता क्या है, आप उस बुक में इतिहास नहीं पढ़ रहे होते हो, आप उस बुक में उस इंसान को पढ़ रहे होते हो जिसने एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके हिस्ट्री लिखी है। मतलब आप किसको पढ़ रहे हो, आप फिर भी इतिहास को नहीं पढ़ रहे हो, आप तो उस इंसान को पढ़ रहे हो जो इतिहास लिख रहा है। तो अभी भी इतिहास क्या होता है ये समझना बाकी है। ओके, अब इतिहास क्या होता है वो तो तभी समझ में आएगा जब हम बात करेंगे कि इतिहास की किताब कौन सी है। विश्व में सबसे प्राचीन इतिहास की किताब कौन सी है, कौन सी हो सकती है? दुनिया की सबसे पुरानी किताब जिसको मैं बोल सकता हूं या आप बोल सकते हो कि ये इतिहास की किताब है, अंदाजा लगा के किताबों के नाम बता दो। एक किताब का नाम लिखो आप, राजतरंगिणी, सुना होगा नाम। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कलहन, कलहन द्वारा लिखित राजतरंगिणी। तो क्या ये सबसे पुरानी इतिहास की किताब होगी? क्योंकि अगर उस किताब को मैं पढ़ूंगा तो उसमें बहुत लिमिटेशंस नजर आएंगी कि शायद इसमें पूरा इतिहास लिखा भी नहीं है, या वो शायद कलहन अपनी बातें ज्यादा रखने की कोशिश कर रहा था। और प्लस इतिहास की किताब तो तब होती जब यूपीएससी के लिए आप वाकई में राजतरंगिणी खोलते और पढ़ना शुरू कर देते, तो शायद वो भी इतिहास की किताब अपन नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ी लिमिटेशंस उसमें हैं। इसके अलावा एक और किताब लिख लो, किलाबुल हिंद। किलाबुल हिंद, ये भाई साहब ने लिखी है, इनका नाम है अल बरूनी। किलाबुल हिंद, ठीक है, 12वीं शताब्दी में लिखी थी, 12th सेंचुरी में, अल बरूनी ने। अब क्या इसको बोल सकते हैं किलाबुल हिंद को एक इतिहास की किताब? इसको भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये 12th सेंचुरी में लिखी है और 12th सेंचुरी में तो पता नहीं कितनी सारी किताबें लिखी हुई हैं। ओके, जैसे एक किताब का नाम है एक कुछ किताबों के आगे पीछे एक नाम लगता है, तवारीख। ओके, जो कि बेसिकली अगर उसको इंडिया लेके आओ, उस शब्द को, फारसी शब्द है तवारीख, उसको अगर इंडिया में लेके आओ तो बन जाता तारीख। ठीक है, तो तारीख नाम से भी बहुत सारी, तारीख का मतलब क्या, वो भी एक तरीके से बताना चाह रहा है कि उस समय या उस तारीख में इतिहास कैसा चल रहा था या क्या क्या घटनाएं हुई थी। तब तारीख नाम से देखोगे तो आपको बहुत सारी किताब मिल जाएंगी 12th सेंचुरी में, जैसे तारीख फिरोज शाही, फुतूत फिरोज शाही, राइट, तुगलक का जो समय चलता था, फिरोज शाह तुगलक। तो वो किताबें भी क्या इतिहास की किताबें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आप यूपीएससी पढ़ते वक्त उस किताब को खोलकर नहीं पढ़ते हो, तो इतिहास की किताब कैसे हो गई? ओके, तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतिहास है क्या बेसिकली, राइट। तो शुरुआत
कर देते हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं उसकी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत के साथ व्यापार करती थी, ट्रेड करती थी। लेकिन क्या भारत पहली बार ऐसा था जो यूरोपियंस के साथ व्यापार कर रहा था? नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया व्यापार करता था यूरोप से। ईसाई धर्म आने से भी पहले व्यापार करता था भारत यूरोप से। ओके, और कब से व्यापार करता था उस समय को? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं ना कहाँ के समय की बात है। जब ईसाई धर्म अपने एवोल्यूशन पर आ रहा था, बनने को हो रहा था, लेकिन उसके पहले एक रोमन सभ्यता चलती थी जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर बोला जाता था, बाइजेंटाइन का एरा। उस समय भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार चलता था उस व्यापार को बोला जाता था हिंद रोम व्यापार। और ये हिंद रोम व्यापार जो था, यानी इंडो यूरोपियन या इंडो रोम ट्रेड जो था, ये 5वीं शताब्दी तक चला। ओके, सारी चीजें आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, आगे मैं डिक्टेट करवाऊंगा इसे बाद के लेक्चर्स में। ओके, तो आप बस इतना लिख लीजिए कि ऐसा लिख लो आप, द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्टार्टेड बिफोर क्रिश्चियन एंड बीईआईसी एरा। ईसाई धर्म और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले का है। बिफोर क्रिश्चियन एंड ईआईसी एरा, ईसाई धर्म और ईआईसी से भी पहले का है। एंड इट वॉज कॉल्ड इंडो रोमन ट्रेड, और उसे हिंद रोम व्यापार कहते थे। टिल 5th सेंचुरी, जो 5वीं शताब्दी तक चला। टिल 5th सेंचुरी, जो 5वीं शताब्दी तक चला। अब हमें पता है कि ये जो रोम की सभ्यता है ये समय के साथ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बाइजेंटाइन एम्पायर जो था यूरोप के पूर्वी हिस्से में चलता था, ईस्ट में, शुरुआती बाइजेंटाइन। बाद में वो कहां चला गया था? वेस्ट की तरफ। ये पढ़ रखा है हमने। अब ऐसी सिचुएशन में हुआ ये कि ये यूरोप है और ये है इंडिया। यूरोप के पूर्वी क्षेत्र में बाइजेंटाइन था, तो हमारा व्यापार भारत से बाइजेंटाइन तक होता था, यानी रोमन लोगों के साथ हम व्यापार करते थे। बट समय के साथ साथ, यानी 5वीं शताब्दी के साथ साथ बाइजेंटाइन किधर खिसक गया? भारत से और दूर चला गया, ईस्ट बन गया वेस्ट। तो उस समय क्या हुआ? 5वीं शताब्दी के बाद भारत का जो व्यापार होता था यूरोप का, वो थोड़ा सा कम हो गया। ओके, क्योंकि दूरी बढ़ गई। अब इस व्यापार को फिर से उठाने के लिए 5वीं शताब्दी में, बाइजेंटाइन के खत्म होने के बाद, बीच में अचानक उभरे अरबी लोग। और इन अरबी लोगों ने व्यापार किससे करना शुरू किया? भारत से। ये याद रखना हमेशा कि भारत ने कभी किसी से लिया नहीं है, हमेशा दिया है। ओके, तो अब क्योंकि समय गुजर चुका था, बाइजेंटाइन एम्पायर भी समाप्त हो चुका था, ईसाई धर्म आ चुका था और अरबी भी आ गए थे। समय के साथ हुआ ये कि अरबी जो थे वो भारत के भी पास थे और वो यूरोप के भी पास थे। ऐसी सिचुएशन में अरब लोगों को दिखा मुनाफा, और यूरोप में तब तक जो लोग बन चुके थे रईस, उनको बोला गया था एरिस्टोक्रेट। ओके, रईस लोग जिनकी शान और शौकत रहती है, जिनकी जरूरतें रहती हैं, और वो जरूरत केवल कौन पूरी कर सकता था? भारत। और इनको मिल गया था अब एक अच्छा जरिया कि आप अपन व्यापार कर पाएंगे। तो अरब भारत आते, भारत से वस्तुएं खरीदते, वस्तुएं खरीदने के बाद यूरोप जाते। लेकिन यूरोप में कहां जाते? 2 शहर थे, एक रोम और एक वेनिस। ये केंद्र बिंदु था पूरे यूरोप का। अगर एक अरबी ने भारत से वस्तु खरीदी है तो वो 2 ही शहर में जाएगा, दूसरे भी हो सकते थे, लेकिन बड़े मार्केट कौन से थे? रोम और वेनिस। रोम और वेनिस में जाके अरबी सामान बेच देता था।
ओके, उसके बाद क्या होता था उस सामान का, उस रोम के मार्केट से और वेनिस के मार्केट से सारा माल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था पूरे यूरोप में। ओके, ये एक व्यवस्था चलती थी। अब आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शनल की हिस्ट्री में कितनी गहराई पे जाना पड़ रहा है। मैंने शहरों के नाम बता दिए, रोम और वेनिस, इतना डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा अपन को चीजों को। तो ये हुआ। अब जो फ्यूडल सोसाइटी थी यहाँ की, सामंती सोसाइटी, रईस वर्ग, उनकी जरूरतें फिर से पूरी होने लग गई। बीच में एक डिक्लाइन आया, लेकिन वो डिक्लाइन अरबियों ने खत्म कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या जाता था भारत से यूरोप, और ऐसी कौन सी डिमांडिंग चीजें थी जो भारत पूरी करता था यूरोप की? मसाले और हाँ, कपड़ा, कॉटन, और आगे चल के ये तो दो शुरुआती चीजें जो हमेशा से भारत तक से गई हैं। एक कपड़ा गया है कॉटन, और दूसरा कौन सा गया है? मसाले। ठीक, आगे चल के यहां पर रेशम भी बन जाएगा और फिर रेशम भी जाने लगेगा। तो स्टार्टिंग में दो हैं, कॉटन हो गया और मसाले हो गए, और फिर आगे चल के रेशम होगा। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अब मुझे ये बताओ कि ये ही दो चीजें शुरुआत में क्यों गई? उसका कारण क्या है? व्हाट वाज द रीजन कि ये क्या नंगे घूमते थे? कॉटन नहीं था तो कारण क्या था? नहीं, अगर आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले का कुछ आपको ध्यान आएगा तो आपको पता होगा कि यहाँ के लोग वूलन क्लोथ्स पहनते थे, ऊन के कपड़े। और ऊन के कपड़े जब पहनते हैं ना तो बड़ी परेशानी होती है, लेकिन कॉटन के कपड़े क्या होते हैं? एकदम साफ होते हैं और पहनने में आरामदायक होते हैं, फैशनेबल भी होते हैं। तो ये पहला रीजन हो गया कॉटन जाने का। मसाले क्यों जाते थे? दूसरी चीज, मसाले जा रहे हैं ना, मसाले क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल सही। ठीक है, खाने के लिए नहीं। आप आज भी देखो ना, यूरोप में मसालों का इस्तेमाल क्या होता है उनके खानों में? क्या वो मसाले डाल डाल के खाते हैं? वो हम खाते हैं। ओके, वो नहीं खाते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते थे मीट। फ्रिज तो था नहीं उस वक्त, और मीट जब मांस कटता था तो उसको बचाना जरूरी होता था, तो उसके ऊपर मसाले रखे जाते थे ताकि वो ज्यादा समय तक चले। इसीलिए मसाले इंपॉर्टेंट होते थे। फिर अगर कॉटन भी जाता था ना तो उसको मूसला कहते थे। ओके, ये ऑप्शनल चल रहा है तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कपास को क्या कहा जाता था। कॉटन का नाम लिख लेना आप, मुसले, MUSLE, मुसले बोलते थे। कपास नहीं बोलते थे, कॉटन नहीं बोलते थे, मुसले बोलते थे उसको। और उसके भी दो टाइप होते थे, एक महीन, महीन मुसले। महीन मुसले मतलब क्या हो जाएगा? फाइन कॉटन। और दूसरा टाइप होता था रफ। हालांकि कॉटन रफ नहीं होता है, बट महीन के मुकाबले तो रफ ही होगा थोड़ा सा। तो ये दो टाइप के कॉटन वहां बेचे जाते थे। और कौन से दो मार्केट में बिकते थे? रोम और वेनिस शहर में बिकते थे। ओके, तो अब होने ये लग गया कि इस व्यापार की वजह से भयंकर पैसा आने लग गया अरबियों के पास। राइट, सस्ती चीज मिली, अपना मार्जिन जोड़ा, आने जाने का खर्चा जोड़ा और बेच दिया। तो इनको ये महंगा लगा। इनको एक कैसे लगा महंगा कि एक जमाना ऐसा था जहां भारत सीधे सीधे यूरोप से व्यापार करता था तो भाव कम रहता था। अब ये जो मीडिएटर आ गए हैं, ये मीडिएटर की वजह से भाव महंगा रहता है। तो अब सोच क्या होगी इनकी, यूरोपियंस की, कि ज्यादा बेहतर क्या है? हम डायरेक्ट इनसे परचेज कर लें। बट प्रॉब्लम क्या थी? कौन नहीं आने देगा? अरब नहीं आने देंगे। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती गई, और फिर जरूरत पड़ी कि हमें एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा भारत जाने के लिए। ये है कहानी पूरी की पूरी। अब ये जो रास्ता हमको ढूंढना पड़ेगा जिससे हमको फायदा मिले, उसमें भी बहुत सारी जटिलताएं थी, बहुत सारी परेशानियां थी। क्योंकि ये जो फेज था ना, इस फेज से क्या शुरू होने वाला था? मर्केंटिलिज्म, वणिकवाद। अरबियों का भारत से खरीदना और यूरोप को बेच देना ही वणिकवाद था। इसकी शुरुआत थी मर्केंटिलिज्म की। ठीक है, अब इस मर्केंटिलिज्म की वजह से क्या उत्पन्न होने वाला है? जब प्रॉफिट शिफ्टिंग को काटकर यूरोप भारत आने की कोशिश करेगा, इस जमाने में दो चार चीजें बन जाएंगी। नाव जो होती हैं उनकी तकनीकें बदलने लगेंगी जिससे हम जल्दी पहुंच सकें। कंपास का आविष्कार हो जाएगा,
क्योंकि यूरोपियों को भारत आना है। तो ऐसी चीजें फ्रीक्वेंटली स्पीड में आ जाएगी। और एक हेनरी नाम का एक व्यक्ति आगे पढ़ेंगे, हेनरी द नेविगेटर बोलते हैं उसको। हेनरी नाम के व्यक्ति ने तो एक अपना स्कूल ही खोल लिया था यूरोप में, और ब्रांचेस फ्रेंचाइजी डाल दी थी कि मैं नाविक, और मैं लोगों को नाविक बनना सिखाऊंगा ताकि आप कहां पहुंच सको, भारत में। तो हेनरी द नेविगेटर एक नाम लिख लेना, जो आगे चल के एक स्कूल वगैरह खोलेगा। ओके, क्यों खोलेगा? जस्ट बिकॉज यूरोप के लोगों को यात्रा करना आ जाए, यात्रा करने के साथ उनके नाव बेहतर हो जाए, उनको कंपास का ज्ञान आ जाए, उनको ज्योग्राफी में परफेक्ट कर दो। ये उस स्कूल का पूरा काम था। और बॉयकॉट कर दे हम किसको? अरबों को, और सीधे पहुंच जाए भारत। ठीक है, अब इसी का एक रिजल्ट निकला, और उस रिजल्ट में पहले आदमी का नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने ये सीखा। अब उसको पता था कि पृथ्वी गोल है, तो मैं इधर से जाऊंगा तो मैं इधर पहुंच जाऊंगा। बट वो खेल अपन को पता है, बीच में कौन आ गया? अमेरिका। और अमेरिका की खोज हो गई गलती से, कारणवश। और वो खोज कब हुई थी? जब कोलंबस इस तरफ गया था 1492 में। तो कोलंबस बस ऐसे ही नहीं निकला था, कोलंबस के जहाज ऐसे ही विकसित नहीं हो गए थे, कोलंबस के पास कंपास ऐसे ही नहीं आ गया था। वो सब यहां आने की होड़ में हो रहे थे। ये सारे आविष्कार धीरे धीरे समय के साथ हो रहे थे। ठीक है, उसी की तरह एक और इंसान भारत की तरफ आया, वास्को डी गामा। ठीक है, वो तो अपन को पता ही कि वास्को डी गामा पहुंचा था भारत में। कब पहुंचा था वो? ये है उसकी डेट, जून या जुलाई है, 1497 है, जुलाई के आसपास। ठीक है, 97 याद रखना। वो अफ्रीका के रास्ते होके आया था। ये बीच में इधर अफ्रीका आ जाता है, और वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते धीरे धीरे यहां आ गया था। अब जब यहां आया तो क्या पहली बार आया? ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब आया था, क्या फायदा मिला उसको? वास्को डिगामा ने अगर उस वक्त 1 रुपया खर्च किया था, तो उसको बदले में 60 रुपए का धंधा मिला था यूरोप में। ओके, मतलब सीधे सीधे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था? 600%। कितना प्रॉफिट इन्वेस्ट किया इंडिया में? 1 रुपए, 1 रुपए से पूरा माल उठाया और वहां बेचा तो उसको 60 रुपए मिल गए। बस कहानी की शुरुआत यहीं से हो गई। पर एक और चीज जानना कि भारत को खोजने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस तो इस तरफ निकला था, अमेरिका की तरफ। अमेरिका मिल गया, अनसिविलाइज्ड जगह थी पूरी तरीके से, क्योंकि रेड इंडियंस थे, सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, सब इधर उधर घूमते रहते थे। पर हम तो पूरे सभ्य थे। लेकिन इस दिशा में ये क्यों नहीं आए डायरेक्ट? वो समझा रहा हूं। अरब है बीच में, आने नहीं देंगे, इसलिए अलग अलग दिशाओं में भागना पड़ रहा था इन सबको। क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले भारत आने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, क्रिस्टोफर कोलंबस ही है इस रास्ते से जो आया। लेकिन ये रास्ता किसने खोजा, उसमें भी एक नया नाम आ जाता है। ठीक 10 साल पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम लिख लीजिएगा, बार्टोलोम्यू डियास। बार्टोलोम्यू LOMEU डियाज। समय था 1488। डिस्कवर्ड द रूट टू इंडिया, ने भारत का रास्ता खोजा फ्रॉम साउथ ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के दक्षिण से। फ्रॉम साउथ ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के दक्षिण से। कहने का मतलब यह है कि जो डीएस थे, डीएस आ गए थे कहां तक? अफ्रीका तक। और अफ्रीका आने के बाद उन्होंने बोल दिया था कि हाँ, इस तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा? इंडिया मिलेगा। और यही डीएस के आविष्कार, इस रास्ते के आविष्कार की वजह से कोलंबस इंडिया आ पाया। ओके, और इतना मुनाफा उसने कमा लिया। अब ये चीज तो हो गई कंप्लीट, मतलब रास्ता भी मिल गया अब इन लोगों को। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। क्रिस्टोफर कोलंबस को किसने भेजा था? उसको बारे में बोला जाता है कि वो पुर्तगाली है। पुर्तगाली नहीं था वो, उसको वो पहले कुछ और था, उसकी कहानी बहुत अलग है, उसमें नहीं जाएंगे आज अपन। क्रिस्टोफर कोलंबस बेसिकली पुर्तगाल की फंडिंग से यहाँ पे आया था। पुर्तगाली ही पहले आए थे सबसे पहले। ये भी वास्को डी गामा पुर्तगाली था पूरा का पूरा।
लेकिन असल में वो पुर्तगाली नहीं था, वो इटालियन था या स्पेनिश था। ओके, बाद में उसने वो सिटीजनशिप ले ली, नागरिकता ले ली और अपने आप को बोला कि मैं पोर्चुगीज हूं। अब इससे ये हो गया कि पूरे यूरोप के लिए तो नया रास्ता खुल गया। रास्ता खोलने वाला डीएस, बताने वाला डीएस, पहुंचने वाला वास्को और पता लगने वाला पूरा यूरोप। सबको पता लग गया और सबको पता लगा तो अलग अलग बड़ी बड़ी ताकतें पीछे 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 आने लग गई। कौन सी 5 ताकतें थी जो सबसे बड़ी थी? डच थे, तो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, ठीक है। पोर्चुगीज थी, पोर्चुगीज की ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। फ्रांस थी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश थी, स्वीडिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसी 5 ताकतें बन गई बड़ी बड़ी, और सब भागे भागे इंडिया की तरफ आ गए। अब इंडिया की तरफ जब आए और व्यापार शुरू किया ये सोचकर कि हमने इनको काट दिया है, अब तो व्यापार बहुत शानदार होगा, व्यापार घाटे में चला गया और इंडिया प्रॉफिट में चला गया। क्यों? मोनोपोली की वजह से। पहले देखो ना आप, जब अरब थे और भारतीय थे तो भारत में बेचने वाले बहुत होते थे, खरीदने वाला एक होता था। तो जब बेचने वाले बहुत होते हैं और खरीदार एक होता है तो किसकी चलती है? खरीदार की। इसी को तो मोनोपोली बोलते हैं। तो अरब एक आता था और उसके सामने 10 वैरायटी होती थी, वो अपना भाव बोल देता था, बेचना है तो बेच, नहीं तो भाड़ में जा। मजबूरी में इनके भाव पर भारतीयों को बेचना पड़ता था। अब क्या हो गया है, यहाँ पर 5 ताकतें आ गई हैं और भारत एक है। तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। तेरे को नहीं खरीदना है तो वो खरीदेगा, भाव हमारा रहेगा। तो मोनोपोली पहले अरब की थी, अब किसके पास आ गई? भारतीयों के पास आ गई। और जैसे ही मोनोपोली भारतीयों के पास में आई, 5 ताकतों का प्रॉफिट डाउन जाने लग गया। तो फिर से कंफ्यूजन हो गया कि भैया इनको काटने के लिए हमने नया रास्ता ढूंढा था, पर इस रास्ते के पीछे पीछे तो बहुत सारे लोग आ गए, अब क्या करें? राइट, ये चलता रहा। ये पूरा समय इंडिया मालूम है प्रॉफिट में कब तक रहा? सोने की चिड़िया यहां तक रहा था, 1670 तक खूब कमाया। क्यों? मोनोपोली आ गई थी हाथ में कि हम तो एक ही है, हम ही चीजें बना सकते हैं, और अब तो इनको भाग भाग के आना पड़ेगा। और धीरे धीरे अरबियों का भी मामला ठप होने लग गया, तो अरब भी कमजोर होते चले गए। ये समस्या हो गई थी। तो सरप्लस में रहा था भारत का, खूब पैसा था, अच्छा खासा पैसा था। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 5 ताकतें आई हैं, इनका इंटरेस्ट अब भारत रहेगा क्या? क्योंकि फायदा नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट कम हुआ पुर्तगालियों का। पोर्चुगीज का इंटरेस्ट कम हुआ तो उन्होंने अपना ध्यान देना शुरू किया कि चलो ब्राजील चलते हैं, तो वो चले गए। फिर उनके पास इंडिया में कुछ था भी नहीं ज्यादा, वो था बॉम्बे। वो बॉम्बे भी आगे चल के वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगाली दे देंगे, ब्रिटिशर्स को। तो 5 ताकतों में से 4 ताकतों में से एक गायब। पुर्तगालियों का ध्यान कहाँ पे? अब ब्राजील। वो चले गए कि यार कोई फायदा है नहीं, 5 इतनी सारी भीड़ लगा रखी है यहाँ पर, मोनोपोली तो है नहीं हमारे पास, भारतीयों के पास है। इसके बाद में इसके अलावा एक और रहता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ने भी बोला कि फायदा इतना खास नहीं है और हमें दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ चले जाना चाहिए। फिलीपींस, मलेशिया, जकार्ता, सुमात्रा या थाईलैंड, वियतनाम, उस तरफ। तो डच भी चले गए। अब बचा था फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन का मामला कर्नाटक युद्ध में खत्म हो जाएगा, जहां पे फ्रांस की सारी ताकत इंडिया से छीन ली जाएगी। हाँ, कर्नाटक युद्धों के बाद में पूरी तरीके से अंग्रेज आ जाएंगे और अंग्रेजों की मोनोपोली फिर से आएगी। ओके, पहली बार आएगी कि चलो अब इतनी लड़ाई लड़ ली, पुर्तगाली गए, डच गए और फ्रांसीसी को हमने कर्नाटक युद्धों में हरा दिया। उसका कहानी कहीं और भी चल रही थी कर्नाटक युद्धों की, अमेरिका में। ओके, हाँ, वो अलग चल रहा था। फ्रांस चले गया, लेकिन फ्रांस पूरा नहीं गया। फ्रांस के पास फिर भी 3 छोटी छोटी जगह थी, पौंडीचेरी, यमन और माहे। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। बट ये अब माइन्यूट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे। हम ताकतों को भगा रहे हैं अभी बातों बातों में, तो ये भी लिख लेना कि फ्रांस तो चला गया, लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न वर्क आज मैं नहीं करवाऊंगा, आपको अपने हिसाब से पूरी कहानी समझ के लिख लेनी है। अब ये 3 छोटी छोटी जगह रखने के बाद फ्रांस के पास इतनी ताकत नहीं रही, एंड देन फाइनली कौन आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी स्थापित हो गई। ओके, डोमिनेंस हो गया पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का कि अब तो सारे दुश्मन या हमारे जो यूरोप के साथी थे, साम्राज्य थे, वो भी चले गए, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समय आगे बढ़ता गया और 1750 तक एक नई सोच पनपने लगी ब्रिटेन के अंदर। वो सोच क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भयंकर कमा रही थी क्योंकि दुश्मन जा चुके थे, नया रास्ता मिल चुका था, अरब भी हमने साइड में कर दिए। बट ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा एक और चीज इंटरेस्ट ले रही थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट। उनको बड़ा मजा आ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तगड़ा माल कमा रही है और मजा आ रहा था। तो उसके बाद क्या होने वाला था? इस इंटरेस्ट की वजह से आगे चल के हालात बिगड़ेंगे और कौन सा समय आ जाएगा? बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध 1757। लेकिन ये रिजल्ट नहीं है। क्यों हुआ इसका कारण समझना पड़ेगा कि बैटल ऑफ पलासी आखिर होना था तो हुआ क्यों, क्या रीजन रहा होगा? टेक्निकल रीजन, हिस्ट्री का ओरिजिनल रीजन। मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर्स में कुछ और रीजन बता रखे हैं कि ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ, सिराजुद्दौला था, पर वो तो इंडिया का रीजन है ना। हमें किसके पर्सपेक्टिव से इतिहास पढ़ना है अभी? अंग्रेजों के। क्या रीजन था कि वो आए और उन्होंने युद्ध लड़ना पड़ा? उसका रीजन सबसे बड़ा ये था, पहले तो मुझे ये बताओ, इंडिया हमेशा बेचता था, खरीदता कुछ नहीं था। फिर भी अगर खरीदने के नाम पर अगर कुछ इंडिया मंगवा रहा है तो क्या खरीदता था इंडिया? हमने वो बोल दिया कि इंडिया बेचता था कपड़ा, उसके अलावा मसाले। इंडिया खरीदता क्या था यूरोप से? क्या खरीदता होगा? कुछ था ही नहीं खरीदने के लायक। लेकिन खरीदने के नाम पे एक चीज खरीदता था, शराब। यहाँ अच्छी नहीं मिलती थी तो वहां बढ़िया मिल जाती थी, तो यहाँ बुलवाई जाती थी शराब। उसके अलावा एक होता था ग्लासवेयर, कांच के बर्तन। कांच की चीजों में यूरोपियंस बड़े अच्छे थे, तो दो चीजें सबसे ज्यादा मंगवाते थे भारतीय। ओके, लेकिन जब हम बेचते थे तो उसके बदले में जो पेमेंट होती थी वो भी ली जाती होगी। तो पेमेंट किस चीज में लेते थे हम? वैसे भी हम बहुत कम मंगाते थे, हमारा कौन सा खर्चा हो जाता था होगा इतना? शराब का खर्चा होता था और कांच का खर्चा होता था, कांच से बनी हुई चीजों का। और जब ये लोग हमसे खरीद के ले जाते थे तो हमको पेमेंट किस चीज में करते थे? भेड़ बकरियां तो देखे नहीं जाते होंगे। सिल्वर एंड गोल्ड प्योर। भारतीय की आदत थी कि अगर पेमेंट लेंगे तो चांदी में ही लेंगे और सबसे ज्यादा गोल्ड में लेंगे। ओके, अब ये चांदी और गोल्ड का क्या नाटक है? ये चांदी और गोल्ड आता कहां से था? अंग्रेजों के पास तो इतना नहीं होगा कि वो भारत का भरण पोषण कर दे चांदी और गोल्ड का। ये चांदी और गोल्ड पेमेंट करने के लिए आता था अफ्रीका से, और इस तरफ आता था वो यूएसए तो तब था नहीं, अमेरिका से। ओके, यहां से गोल्ड छीना, अपने घर ले गए, यहां से सामान मंगवाया और भारतीयों को दे दिया गोल्ड। तो ले दे के भारत एकदम टंकी बन चुका था कि अपन को सिर्फ चीजें बनानी है, ये खुद कब्जा करेंगे, ये खुद खोद खोद के सोना निकालेंगे और अपने घर पहुंचा देंगे। अपन को बस व्यवस्थित रूप से चीजें इनको बेचती रहनी है। ओके, अब इसी समय एक और इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो गई थी यूरोप में, औद्योगिक क्रांति। समझना, बहुत डिटेल में जाने वाले हैं अपन। यही समय था जब शुरुआत होने वाली थी लगभग औद्योगिक क्रांति की। अब मुझे बताओ, औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले कौन सी चीज बनाई गई थी? कपड़ा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कपड़ों से हुई है, कॉटन से। अब हो ये रहा है कि यूरोप में कॉटन से कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं। आता कहां से था? पहले भारत से। लाता कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हो ये रहा है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अपनी फैक्ट्रियों में ज्यादा हो रहा है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जा रहा है कि जरूरत नहीं है। मुझे ये बात बताओ ना, सारा माल यूरोप जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पेमेंट देने के लिए सोना चांदी भी तो चाहिए। वो सोना चांदी कहां से मिलता है? सरकार से। सरकार ने बोला सोना चांदी अब नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि सोना चांदी बहुत ज्यादा जा चुका है।
और अब हमको कपड़े की जरूरत नहीं है, हम तो हमारा कपड़ा खुद ही बना लेंगे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हालात क्या हो जाएंगे? उसके पास भारत में पे करने का कोई रास्ता ही नहीं है, राइट? अब जब पेमेंट करने का रास्ता कुछ भी नहीं है और फायदा भारत से बहुत हो सकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा नहीं था कि वो यहां से खरीदती थी और यहां बेचती थी, उसके पास लाइसेंस था कि भारत से हम खरीदेंगे और बेचेंगे किस तरफ? चाइना की तरफ, मलेशिया, फिलीपींस, चाइना, जापान, उस तरफ बेचेंगे हम। लेकिन बेचेंगे तो तब ना जब हाथ में पेमेंट होगा, पेमेंट ही नहीं है। इन्होंने तो मना कर दिया कि हमने तो औद्योगिक क्रांति में खुद की फैक्ट्री बना ली है, हमको इतना कपड़ा लगेगा नहीं। अब क्या करना चाहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? अब वो सोचेंगे कि भैया सोना चांदी कमाने का एक दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता क्या होगा? जमीन कब्जे में ले ली जाए। उसका रिजल्ट क्या निकला? 1757 का बैटल ऑफ पलासी। फिर उसके छोटे छोटे कारण बहुत थे कि जीते क्यों, हारे क्यों हम, वो कारण आपको पता है, वो बारिश का आ जाना एक दिन पहले, ओके, वो पता है। लेकिन आज ऑप्शनल की बात हो रही है तो इतना लंबा चौड़ा समझाना पड़ रहा है मुझे। तो अब हुआ ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ये पलासी का तो युद्ध शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी वो नाराज हो रही थी कि ये बिजनेस क्लास हमारे पार्लियामेंट में क्या कर रही है, और ये तो सीट खरीद खरीद कर आ रहे हैं, सीटें खरीद खरीद कर आ रहे थे। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी लोग कहां बैठ रहे थे? उन पैसों की वजह से, मुनाफे की वजह से पार्लियामेंट में बैठ रहे थे। तो एरिस्टोक्रेट लोगों को बड़ी परेशानी हुई और उन्होंने राजा को और सरकार को समझाने की कोशिश की कि अगर ऐसा ही चलता रहा पूरी पार्लियामेंट बिक जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, और पूरी पार्लियामेंट इनके कब्जे में आ गई तो ये ऐसे ही कानून बनवाएंगे जिसमें क्या हो, भारत के साथ व्यापार करने में बहुत ज्यादा लाभ हो। ये भी एक समस्या थी। बाद में फिर कोशिश की गई, उन लोगों को क्या बोला जाता था, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो पार्लियामेंट में बैठते थे उनको लाड़ साहब बोलते थे। ये लिखना पड़ेगा आपको ये भी नाम होता था उनका, भारत की तरफ से उनको लाड़ साहब बोला जाता था। लाड़ साहब मतलब समझ गए ना, खूब पैसे वाले, जिनको खूब पैसे मिलते हैं फ्री के और खर्चा करते हैं वो। तो उस खर्चे से क्या करते थे? सीट खरीदते थे पार्लियामेंट की। तो एरिस्टोक्रेट वर्ग को बड़ा बुरा लगा कि ये गलत तो बहुत हो रहा है और पार्लियामेंट पूरी बदनाम हो जाएगी इस चक्कर में। फाइनली सरकार ने बोल दिया कि लाड़ साहब बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए हम गोल्ड और बुलियन देना, सोना चांदी देना ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर रहे हैं। तुम तुम्हारा देख लो, जैसा व्यापार करना चाहते हो कर लो, अब नहीं मिलेगा तुमको कुछ भी, ओके। तो अब बुलियन जब सरकार ने देना बंद कर दिया कंपनी को, तो भारत में आना बंद हो गया बुलियन, यानी सोना चांदी। इसीलिए बैटल ऑफ पलासी का अल्टरनेटिव इन लोगों को निकालना पड़ा कि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अब पलासी के युद्ध से शुरुआत जरूर बोली जा सकती है, लेकिन पलासी के युद्ध में ज्यादा कुछ नहीं मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद में दूसरा युद्ध करना पड़ा, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध करने के बाद एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। और उस इलाहाबाद की संधि की वजह से किसके बीच में ये होगी संधि? वो अंग्रेजों के बीच में और शाह आलम द्वितीय के बीच में। शाह आलम द्वितीय मुगल, बड़े बड़े मुगल तो गए, ये वो मुगल है जिनका जो बस नाम के मुगल है, बस अंतिम समय चल रहा था। हाँ, औरंगजेब के बाद की सूची है। तो शाह आलम जो मुगल सम्राट थे, फॉर्मल बादशाह थे, उनको पूरा भारत बादशाह मानता था। हालांकि उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो खुद दिल्ली नहीं जा सकता था, मार डालते उसको, वैसी सिचुएशन चल रही थी शाह आलम टू की। बट ठीक है, क्योंकि देश मानता है कि ये हमारे सम्राट हैं, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करवा लिया, एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करवा लिया। और उस एग्रीमेंट को कहा गया द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो बक्सर के ठीक 1 साल बाद हुई। और उस एग्रीमेंट से क्या अधिकार मिल गए अंग्रेजों को?
बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई शाह आलम दो के साथ में, जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला गया, कौन से अधिकार मिल गए अंग्रेजों को? अंग्रेजों को क्या चाहिए था? सोना चांदी चाहिए था। तो सोना चांदी कैसे कमाया जा सकता है भारत से? नहीं, जमीन नहीं बेचना है, दीवानी अधिकार लेकर। ओके, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है? दीवानी अधिकार आपके मुगल भाई साहब ने किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। ओके, तो अब आधा एडमिनिस्ट्रेशन यानी आधा प्रशासन तो आ गया किसके पास में? ब्रिटिशर्स के पास में, कि भैया हमारे पास दीवानी राइट्स हैं, दीवानी अधिकार है, जिससे हम भूमि का कर यानी लैंड रेवेन्यू ले सकते हैं लोगों से। अचानक से एक नया डायमेंशन ओपन हो गया। इधर इन लोगों ने सोना चांदी देना बंद कर दिया है, लेकिन अब एक यहां नया गेट शुरू हो गया है कि हम लोगों से ही सोना चांदी इकट्ठा करेंगे। ओके, ये अच्छी चीज हो गई इन लोगों के साथ में, और व्यापार और बढ़ेगा, क्योंकि सोना चांदी चाहिए क्यों इनको? व्यापार बढ़ाने के लिए। कुल मिला के काम दीवानी अधिकार लेने का क्या था? हमको हमारा व्यापार बढ़ाना है, जो ये लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि हम लाड़ साहब हैं, क्योंकि हम बिगड़े हुए हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, भारत में जो प्रशासन चलता था और लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, क्या करते थे उस लैंड रेवेन्यू का राजा लोग? उस वक्त बिजली तो थी नहीं, स्कूल तो था नहीं, सड़क तो था नहीं, कहाँ खर्चा करते थे? शान और शौकत, पर्सनल लाइफ। ओके, सेना। ठीक है, तो अब ये ध्यान में रखो, 3 सिस्टम होते थे मुगल समय में। एक होता था दीवानी। दीवानी का मतलब क्या रहेगा? जमीन का टैक्स लेना, रेवेन्यू। दूसरी होती थी एक तरीका निजामत, सुना होगा। निजामत का मतलब होता था द राइट ऑफ आर्मी। ठीक है, यानी सेना रखने का अधिकार। दीवानी मतलब कर लेने का अधिकार, और निजामत मतलब सेना रखने का अधिकार। तो अभी तक क्या मिला है ईस्ट इंडिया कंपनी को? केवल दीवानी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो अब दूसरी चीज क्या चाहिए इनको? निजामत भी चाहिए। और एक तीसरा सिस्टम होता था जुडिशरी का, कि राजा हेड ऑफ स्टेट है तो वो जुडिशियर भी रहेगा, वही फैसला सुनाएगा। वो भी एक साइड बाय साइड चलता रहता था। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि दीवानी मिलने पर अपना रेवेन्यू बढ़ गया, अपना व्यापार बढ़ गया। निजामत मिलने के बाद क्या होगा? अपना तो पूरा ही कब्जा हो जाएगा, अपना रेवेन्यू डबल हो जाएगा, और अपना व्यापार भी डबल हो जाएगा। तो अब लक्ष्य क्या रहेगा? दीवानी के बाद निजामत चाहिए, आर्मी भी चाहिए अपन को। बट एक प्रॉब्लम थी, अंग्रेज जो थे वो भारत को नहीं समझते थे। नहीं समझते थे का मतलब क्या? हर देश में अलग अलग सोसाइटी होती है, अलग अलग समाज होता है, जो अपने अपने तरीकों से चलता है। तो यहां पर या भारत को समझने के लिए वो 2 लोगों से जुड़े, पंडित और मौलवी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इन सब के लिए? भारत को समझो, तो भारत को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो समझदार हैं, जो सोसाइटी को चलाते हैं धार्मिक रूप से, उनको समझ लो। तो पंडित और मौलवी से दोस्ती करना शुरू करी फिर अंग्रेजों ने। ओके, हेल्प लेने के बाद प्रॉब्लम हो गई उनके साथ। अंग्रेज बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब भी कोई मामला ब्राह्मण का होता था तो अलग फैसले सुनाता था पंडित जी, और जब भी कोई मामला किसी और का, शूद्र का होता था, तो उस वक्त फैसले अलग सुना देते थे। तो अंग्रेज सोचने लगे तो बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब यहाँ तो जाति व्यवस्था भी है, हमें तो समझना है भारत को कि हम किस तरीके से उसको अच्छे से लूट सकें। राइट, हर बार 2 अलग लोगों के लिए इंटरप्रिटेशन अलग, मौलवी भी यही बोलता, पंडित जी भी यही बोलते। बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि यार ये लोग तो बेवकूफ बनाते हैं, और ये बहुत समय से यही काम करते आ रहे हैं लगातार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो सोसाइटी को समझने चली थी, सोसाइटी को समझने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे पहले ये बताइए। सबसे पहले सोसाइटी के मूल्य, समाज के मूल्य समझने पड़ते हैं, कि इनकी सोच क्या है, इनकी संस्कृति क्या है, इनका कल्चर क्या है, इनका धर्म क्या है। तब हमको एक इंसान समझ में आ जाएगा कि वो इंसान ऐसा चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेनर है, विदेशी, वो भारत में आया। भारत में आने के बाद उसके साथ हो गई चोरी, उसका पासपोर्ट चोरी हो गया और उसके पैसे चोरी हो गए। तो वो विदेशी बच्चा अपने पेरेंट्स को फोन लगवाएगा कि सब चोरी हो गया। विदेशी पेरेंट्स क्या बोलेंगे उस बच्चे को? तू गया था, अब वहां पर रहे,
वहां पर कमा और पैसे इकट्ठे हो जाएं, टिकट खरीद और आ जा। अब आप जाते हैं विदेश, और विदेश में आपका पैसा चोरी हो जाता है, पासपोर्ट चोरी हो जाता है। आप लगाते हो पेरेंट को फोन, पेरेंट क्या बोलेगा? हाँ टिकट करवाते हैं। मूल्य अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं का मतलब ये नहीं कि गलत होंगे, एक जगह सही होगा एक जगह गलत। शायद पेरेंट्स का टिकट करवाना भी सही बात है, और उस पेरेंट का बोलना कि तू कमा और कमा के टिकट खरीद, वो भी सही है। मूल्य की बात होती है। अब आप समझ गए उनको क्या समझना था इंडिया में, वैल्यू क्या चलती है इनकी, इनका दिमाग क्या चलता है वैल्यू के हिसाब से, मूल्य कैसा है इनका। ओके तो हर समाज में वैल्यू होती है लेकिन अलग अलग होती है। क्लियर हो गया? ये होता है। तो अब ब्रिटिशर्स को इंडिया की वैल्यू सिस्टम समझने के लिए क्या करना पड़ता? अगली चीज, पंडित मौलवियों से तो बात नहीं बनी। अगली चीज थी इनकी कानून की किताबें पढ़ो। ये किस हिसाब से अपने धर्म को या अपने समाज को चलाते हैं। पर पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि इनकी भाषा नहीं आती। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा, और वो बना एशियाटिक सोसाइटी। सुना होगा ये नाम? यस, एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था इसका 1784 में। अब समझे कि एशियाटिक सोसाइटी क्यों बनी। ओके, इंडियंस को समझने के लिए, बुक ट्रांसलेट करने के लिए। तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर, एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता के बाद कुछ समय बाद बॉम्बे में, और बॉम्बे के बाद सीधे ब्रिटेन में। इसके 3 सेंटर खुल गए थे। क्या करते थे ये लोग? किताबें पढ़ते थे, ट्रांसलेट करते थे। अब प्रॉब्लम इज दैट कि भैया ट्रांसलेट करने से क्या होगा? ट्रांसलेट करने से हमें एक तो इनकी भाषा समझ में आ जाएगी, और हमारे अधिकारी, अंग्रेजों के अधिकारी भारत में जो काम करेंगे, इनको लोकल लैंग्वेज सिखाओ। तो एशियाटिक सोसाइटी के 2 काम थे। पहला काम क्या? किताबों को ट्रांसलेट करना और भाषा सीखना, और दूसरा काम था अधिकारियों को स्थानीय भाषा सिखाना। अंग्रेज अधिकारियों को लैंग्वेज भी सिखाते थे। फिर वो टूटी फूटी हिंदी बोल के जो रहते थे ना, वो सब कहाँ से पढ़ के आते थे? यहाँ से, एशियाटिक सोसाइटी से पढ़ के आते थे। ओके, अब मुझे ये बताओ कि एशियाटिक सोसाइटी अगर ट्रांसलेशन करेगा तो सबसे पहली किताब कौन सी ली होगी? बिल्कुल भी नहीं। रामायण कानून नहीं है। हमारे हिंदू धर्म की या मुस्लिम धर्म की कानून की किताब को क्या बोला जाता है? हिंदू धर्म में कानून की किताब, कि इस कानून के हिसाब से चलना है भाई साहब आपको। मनुस्मृति। ओके, इसके हिसाब से चलता है, सारे कानून इसी में लिखे हुए हैं। और मुस्लिम्स की अगर बात कर लें तो वो क्या हो जाएगा? शरिया। तो शरिया की किताब और मनुस्मृति सबसे पहले ट्रांसलेट की गई कि भैया कानून तो समझे इनके कि किस कानून से चलते हैं। फिर गीता वगैरह भी आगे चलते चलते सब हुआ, राइट। अब कुछ लोग ऐसे रहे इसमें जिन्होंने अपना पूरा लाइफ टाइम ट्रांसलेशन में निकाल दिया, और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है एक जर्मन ट्रांसलेटर का, जिसका नाम बिल्कुल सुना होगा, मैक्स मूलर। जर्मनी का ट्रांसलेटर था मैक्स मूलर, और उसने भारत की हिंदू धर्म से जुड़ी हुई 50 किताबों का ट्रांसलेशन कर दिया एकदम स्पीड में। तो अंग्रेजों को जल्दी जल्दी समझ में आने लग गया कि इनके रीति रिवाज क्या होते हैं। ओके, मैक्स मूलर के अलावा 2-3 नाम और लिख लेना, बिल्किंस और विलियम्स। मैक्स मूलर है, बिल्किंस है, बिल्किंस और विलियम्स नाम था एक और व्यक्ति का। क्या किया इन्होंने अपने पूरे जीवन में? यही किया है, बैठे बैठे ट्रांसलेट करो हिंदी की किताबों को। ओके अब इस वक्त तक क्या हो चुका था? मैंने गाड़ी तो बहुत आगे बढ़ा दी। इस वक्त तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लग गई थी? राज करने लग गई थी, आगे बढ़ चुकी थी वो अपने जमाने में। कॉलोनाइजेशन हो चुका था भारत का। अब व्यापार करने के लिए ये लोग रूल करते थे, पर अब लॉ बुक्स पढ़ने के बाद हुआ ये कि इनको ये समझ में आ गया कि भारत में अगर राज करना है तो अपने आप को श्रेष्ठ बताना होगा।
और एशियाटिक सोसाइटी की किताबें जब रिलीज हुई, इन्होंने पढ़ी तो इनको समझ में आ गया कि ये शायद थोड़े ज़्यादा आगे हैं भारतीय, हम थोड़े पीछे रह गए हैं। और अब हमें क्या करना पड़ेगा? वो आए और उन्होंने बोला भारतीयों को दैट वी आर द वाइट मैन, हम गोरे लोग हैं, ठीक है, और तुम कौन हो? तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम्हारी किताबें पढ़ी है हमने, क्या कुछ तो भी लिख रखा है, मतलब कुछ भी। ऐसा होता है क्या? ये सब सच्चाई नहीं है, ये सब मिथ्या है, सब झूठ है, छलावा है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने कहीं लिखे होंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हमने भी तुम्हारी चीजों को पढ़ा और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि तुमको तुम्हारा इतिहास पता ही नहीं है। और ये बात कुछ हद तक सही भी थी, कुछ हद तक। भारतीयों को भारत का इतिहास नहीं पता था, क्योंकि अपन भारतीय, अपन कहीं और जीते हैं, अपन जमीन पर थोड़ा ना जीते हैं, अपन पिछली चीजें भूल जाते हैं। इसी के बाद तो शायद 100-150 साल के बीच में ही वो अशोक की प्रतिलिपियां निकली, फिर पता चला सिंधु घाटी सभ्यता है, हम सब भूल गए क्योंकि हम आगे निकल गए थे। तो अंग्रेजों को एक अच्छा मौका मिल गया था कि ये बताने के लिए कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो, और हम व्यापार करने नहीं आए, हम आपको सुधारने के लिए आए हैं। जबकि असल काम क्या था? व्यापार करने के लिए आए थे। तो उनको पूरा बैकग्राउंड मिल गया था, अपने आप को वाइट बोल दिया और ये भी बोल दिया कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। और इतिहास क्यों नहीं है इसका प्रूफ अगर तुम हमसे मांगोगे, क्योंकि इसके खिलाफ भी लोग लड़े ही होंगे, लोगों ने बोला सर रामायण, सर महाभारत, तो इन्होंने इंग्लिश हिंदी किताबों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके फिर हिंदी में करवा कर बताया कि देखो ये प्रूफ है, तुमको तुम्हारा इतिहास नहीं मालूम। क्योंकि तब मौका मिल गया था ना अपने हिसाब से इतिहास को बदलने का। ओके, और इतिहास को वो ऐसा बदलना चाहते थे कि वो उनके लिए ज्यादा लाभदायक हो, व्यापार के लिए ज्यादा लाभदायक हो, और गुलाम बनाने के लिए ज्यादा लाभदायक हो। ओके, अब दूसरा जो भी ग्लोरियस समय रहा इंडिया का, वो अंग्रेज ने पूरी तरीके से क्लेम कर दिया। इतिहास क्या है? इतिहास को हटाने की सबसे बड़ी चीज क्या होगी? सबसे अच्छे समय को ही भुला दिया जाए। तो हमारे लिए जो ग्लोरियस पीरियड होता है, सिंधु घाटी सभ्यता, गायब। और ये बोल दिया गया कि भारतीय जितने भी हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आर्य से। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कुछ नहीं था, शुरुआत में यही बोला गया और स्टेटमेंट दिया गया कि जो भी थे आर्य थे। तुम अपने आप को आर्य कहते हो, तो भैया आर्य कहाँ से आए? किताबों में लिखा गया यूरोप से, रूस से। फिर कुछ ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से है? फिर अंग्रेज ने समझाया मेसोपोटामिया के ही तो लोग थे जो आगे खिसक के गंगा की तरफ आए, तो हमको हमारा ही नहीं छोड़ा उन्होंने, सब कुछ झूठ बोला। तो अभी भी इतिहास की पहली किताब नहीं मिली अपन को, जबकि बात उसी से शुरू हुई थी, इतिहास की पहली किताब कौन सी है? ओके, बहुत कुछ बोला था कि राज तरंगिणी है कलहण की, जिसमें थोड़ा इतिहास है, पुराण है जिसमें पूरा इतिहास लिखा हुआ है, प्योर डिनाई कर दिया। मिडिवियल बुक्स को भी डिनाई कर दिया, फुतुवत जो वो शाही जो है उसको भी डिनाई कर दिया, अल बरूनी को भी डिनाई कर दिया, सब झूठे हैं। इतिहास तो हमने पढ़ा है ना तुम्हारा, तो हम बताएंगे तुमको। और तुमको कौन सा पढ़ना आता है? हमको तो 2 भाषाएं आती है, एक तो तुम्हारी और एक हमारी, तुमको एक ही आती है, वो भी स्थानीय। तो बेचारा आम आदमी तो डर जाता है कि अब ये तो शायद सही बोल रहे हैं, बस वहां से हम गुलाम बनना शुरू हो गए। पूरा प्रोजेक्ट किया था, इसीलिए बड़ा पढ़ाते वक्त बड़ा सम्मान होता है। एशियाटिक सोसाइटी किया क्या इसने? पूरा बर्बाद करने का काम किया, और नाम भी नहीं आता इसका सामने। तो ये काम भी हुए हैं, हर चीज में छलावा किया इन लोगों ने। तो अब अपन को ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री कैसी थी, क्यों थी। ये तो समझ में आ गया ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? व्यापार बढ़ाने के लिए। व्यापार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं अंग्रेज, ये था। अब हर चीज की हिस्ट्री होती है, पर सिग्निफिकेंस ही पढ़ना होता है केवल आपको। ओके, इतिहास किसका पढ़ना है, या इतिहास होता क्या है? किसका पढ़ा जाता है इतिहास? राजाओं का, महाराजाओं का, या राजाओं महाराजाओं का ही पढ़ते हैं इतिहास में? अगर राजा महाराजा का ही पढ़ना होता है इतिहास, तो गांधी कौन सा राजा महाराजा था? पर फिर भी पढ़ा ना अपन ने। इतिहास इंसानों का पढ़ना होता है, मानव का। ओके, तो एक लाइन जोड़ लीजिए, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ मैन। इतिहास
मानव के भूतकाल की पढ़ाई है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ मैन। इतिहास मानव के भूतकाल की शिक्षा होती है ना। आप पृथ्वी को देख लो, क्या पृथ्वी का इतिहास नहीं होगा? अर्थ का हिस्ट्री नहीं होगी? होगी ना। कृषि की बात कर लो तो कृषि का इतिहास नहीं होगा क्या? होगा। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लो, नहीं होगा इतिहास उसका? आईटी का इतिहास नहीं होगा? होगा। कंप्यूटर का इतिहास नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो हर चीज में इतिहास आ ही जाता है। हर सब्जेक्ट में इतिहास होता ही होता है। मानवता का विकास, बायोलॉजी, इतिहास नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो हर चीज में इतिहास फिट होता ही होता है। ओके। लिख लीजिए आगे। इट कंटिन्यूज टू द सोसाइटी, और यह आगे चल के समाज को पढ़ता है। इट कंटिन्यूज टू द सोसाइटी, और यह आगे चलकर समाज को पढ़ता है। एंड इट्स इवेंट, और उसमें हुई घटनाओं को। एंड इट्स इवेंट, और उसमें हुई घटनाओं को। तो अभी तक अपन को क्या पता चल गया? इतिहास क्या है? इवेंट ऑफ पास्ट, भूतकाल में हुई घटनाएं। लेकिन वो घटनाएं किसके साथ हुई हैं? इंसानों के साथ हुई हैं। और इंसान मिलके क्या बनाते हैं? सोसाइटी। मतलब अगर मैं ये कहूं कि समाज को पढ़ना इतिहास है तो भी गलत नहीं होगा। ये भी एक डेफिनेशन निकलती है। तो अब समाज क्या? समाज के कितने प्रकार हो सकते हैं? समाज को किस किस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, वो लिख लेते हैं। समाज को अगर पढ़ना हो तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पॉलिटिक्स। क्या समाज में पॉलिटिक्स नहीं होती? होती है। जैसे कि क्या हो सकता है? बहुत समय पहले राजवंश हुआ करता था जिसको राजाशाही या मोनार्की बोलते थे, तो वो इतिहास नहीं हुआ क्या? आज पॉलिटिक्स क्या है हमारी? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से पहले फ्यूडलिज्म होता था। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद। फ्यूडलिज्म से पहले मोनार्की होती थी, राजशाही। तो राजशाही थी, फिर ये था, फिर डेमोक्रेसी आई। तो ये किसमें बदलाव लेकर आई? समाज में ही लाई होगी ना। पहले राजा अच्छे लगते थे लोगों को, समाज को, फिर सामंती अच्छे लगने लगे, फिर लोकतंत्र अच्छा लगने लगा। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री हो जाती है, राजनीतिक इतिहास। ये पहला प्रकार होता है। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का। इकोनॉमिकल सोसाइटी नहीं होती है क्या? इसके पीछे मैं सोसाइटी भी लगा सकता हूं। इकोनॉमिकल सोसाइटी या पॉलिटिकल सोसाइटी। इकोनॉमिकल सोसाइटी को आप छोटे तर्ज पर मत लेना कि ये तो बस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, नहीं। इकोनॉमी जो मानवता की शुरुआत से लेकर अभी तक रही। पहले हम हंटर एंड गैदरर्स थे, शिकारी और संग्राहक, वो हमारी अर्थव्यवस्था थी। यही था क्योंकि हमारे पास देने और लेने के लिए। फिर हमारे पास कृषि आई, फिर हमारे पास उद्योग आ गए, और फिर हमारे पास अभी आईटी चल रहा है। तो ये भी इतिहास के अंदर हमको लेना पड़ेगा। आ रहा है ना आपको समझ में? फिर तीसरी चीज होती है इतिहास में, समाज में। हम समाज की ही बात कर रहे हैं एक्चुअल में, इतिहास तो खुद है ही इसके अंदर। तीसरे प्रकार का समाज कैसा हो सकता है? धार्मिक, रिलीजन। आप हिंदू समाज बोल सकते हो, आप मुस्लिम समाज बोल सकते हो। तो उनको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि हिंदू बना कैसे, इस्लाम बना कैसे। उस तरीके से अगर पढ़ोगे समाज को तो वो हो जाएगा रिलीजियस सोसाइटी, धार्मिक समाज हो जाएगा वो। और चौथा अपने आप में ही जो होता है वो होता है सोसाइटी, खुद समाज। जब खुद समाज की बात करेंगे तो समाज के अंदर के रीति रिवाज, कल्चर, उनके वैल्यू, उनके गुण, वो सब पढ़ने पड़ते हैं। तो वो गुण बने कैसे? जैसे एक कोई पुराने पिक्चर देखोगे तो वो लड़का लड़की को भगा के ले जाता है जंगल, और वहां भगाने के बाद में पता चलता है जंगल में कबीले आदिवासी हैं, और वो दोनों पकड़े जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर शाम को डांस होता है उनको बांध के। तो वो भी तो रीति रिवाज ही होंगे जो समय के साथ बने होंगे, इतिहास के साथ। फिर एक हेड आता, पता नहीं क्या पहन के, जो उनके जजमेंट देता कि इनके साथ क्या किया जाएगा।
तो वो हेड बना होगा, उसके बनने के पीछे भी तो एक इतिहास रहा होगा कि एक समाज है, उस समाज में एक मुखिया होना चाहिए करके। तो सोसाइटी अपने आप में क्या है, एक इतिहास है। हर चीज के अंदर एक इतिहास है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है, लाइक मान के चलो मैंने सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट किया किसी भी बात को लेकर, वो प्रोटेस्ट फेमस हो गया और इतना फेमस हो गया कि वो क्रांति में, रेवोल्यूशन में परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया, तब वो क्या बनेगा, इतिहास बनेगा। मैंने कल खाना खाया और सो गया, वो इतिहास नहीं रहेगा। ओके, हाँ, एक व्यक्ति है जो बहुत ड्रिंक करता है और सड़क पे उसका हादसा हो गया और वो मर गया, वो इतिहास नहीं मानूंगा मैं। वो व्यक्ति ड्रिंक कर रहा था, मर गया सड़क के हादसे में, लोगों को पता चला, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद में नया कानून जारी हो गया और नए कानून से लोग और नाराज हो गए, सरकार गिर गई। वो इंसिडेंट क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। ये हिस्ट्री होती है। ओके, पहले लेक्चर में बस यही काम था मेरा, इतिहास क्या होता है वो समझाना। ओके, व्हाट इज हिस्ट्री बेसिकली। तो क्यों पढ़ते हैं अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों पढ़ते हैं अपन? क्योंकि उन दोनों हादसों की वजह से समाज पर क्या असर पड़ा, जिसकी वजह से आज समाज ऐसा बना, वो है इतिहास। इसलिए हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ना पड़ता है। ओके, हम इसी को कलेक्ट, और इसका गलत मतलब भी मत लेना कि इसका मतलब तो ये हो गया मैं तो तथ्यों को कलेक्ट कर लेता हूँ तो वो इतिहास बन जाएगा। तथ्यों को कलेक्ट करना सिर्फ फैक्ट को कलेक्ट करना होता है। कई बार हम एक गलती करते हैं, जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हो ना, तो आप क्या करोगे, 3 चीजें कॉमन करोगे। नाम को अंडरलाइन करोगे, डेट को अंडरलाइन करोगे। ये दोनों आदत छोड़ देना, क्योंकि ये दोनों आदत अगर रही तो आप इतिहास को नहीं पढ़ पाओगे ठीक तरीके से। उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। और यूपीएससी वो सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री के अंदर भी डेट को इतनी तवज्जो नहीं देता जितना कि कारण को देता है। और लोग कहाँ भाग जाते हैं, तारीखें। आप कारण आपको पता होगा ना, तो आप अंदाजा करके कितनी सारी डेट लिख दोगे कि यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, इसके आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। कहाँ भागने की जरूरत पड़ी तारीखों के पीछे, आ गया समझ में? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में रखनी है। लिस्ट नहीं बनानी है तारीखों की कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, अरे उसके पीछे का कारण ढूंढना पड़ेगा आपको। ओके, आखिरी लाइन लिख लो, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, अपने भूतकाल से सीखना, एंड रेक्टिफाई द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और अपने वर्तमान और भविष्य को सुधारना, एंड रेक्टिफाई द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और अपने वर्तमान और भविष्य को सुधारना इज द रियल हिस्ट्री। मूल रूप से इतिहास होता है। बोलते ना वो अपनी गलतियों से सीख के सुधर जाओ, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ठीक तरीके से। ओके, जैसे कास्ट सिस्टम आपने पढ़ना शुरू किया, जाति व्यवस्था, तो उसका एवोल्यूशन देखना पड़ेगा कि जाति व्यवस्था शायद ऋग्वेदिक के समय में नहीं होती थी। तब तो हर जाति बराबर मानी जाती थी और क्वालिटी जो होती थी, हर इंसान में गुण होता था, उसके हिसाब से उसको 4 वर्ण मिल जाते थे। आगे चल के कास्ट सिस्टम बना कैसे, तो उसमें लालच नजर आएगा कि राजा का लालच था और ब्राह्मणों का लालच था, तो उसको भी पढ़ना एक इतिहास रहेगा। हमको हर वो इंसिडेंट पढ़ना है जिसकी वजह से आज हम हैं ऐसे, उसको इतिहास बोला जाएगा। ठीक है, आगे फिर बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। आज सेशन बहुत छोटा रखा है मैंने, कल लॉन्ग लेंथ पे जाएगा। फिर वो रिटर्न वर्क कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा। आपको कॉपी है ना, कॉपी के साइड में एक लाइन बनानी पड़ेगी, जो डिक्टेट करवाऊंगा वो एक तरफ रहेगा और साइड में जो भी मैं बोलूंगा वो सब नोट्स बनते जाएंगे आपके साथ साथ में। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने अभी, लेकिन हमने कितनी सारी चीजें जान ली है। ठीक है, बहुत सारी नई चीजें आने वाली है, बहुत सारे नए नाम आने वाले हैं, पर स्टोरी से जोड़ जोड़ के देखेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। अब मैं आपको